हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है और मैं आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान की एक और इंटरेक्टिव क्लास, एक और इंपॉर्टेंट क्लास। और इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने थंबनेल में से देख लिया होगा। आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है विद रिस्पेक्ट टू जलवायु राशि या फिर वायुवीय राशियां। क्लियर? इसे जो है इंग्लिश में एयर मासेस कहते हैं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सभी को क्लाइमेटोलॉजी अब बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी, क्योंकि हम इस जर्नी में चलते हुए बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जैसा कि हमने इनिशियल स्टेजेस में देखा था, किस प्रकार से जो है वो वायुमंडल का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से जो है वो वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की गैसें बर्ताव करती हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो वायु राशियां होती हैं, क्लियर, ये किस प्रकार की हैं। अब इस चीज को स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझना होगा कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपसे प्रश्न करता है तो याद रखिए क्लाइमेटोलॉजी का सबसे, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं, याद रखिए क्लाइमेटोलॉजी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो याद रखिएगा वो चैप्टर है बेसिकली चक्रवात का, साइक्लोन, और इसे हिंदी में जो है वो चक्रवात कहा जाता है। अब याद रखिए कि क्लाइमेटोलॉजी से आने वाले प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये होगा कि आप कितने बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनर को यह समझा पा रहे हैं कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है किसकी, चक्रवात की। चक्रवात बनते कैसे हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए आप जिस डेटा का, जिस तथ्य का या जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं, याद रखिए अगर मैं चाहूं तो बहुत आसानी से आपको बहुत इजीली मैनर में डायरेक्टली पढ़ा सकता हूं कि चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं। क्लियर? चक्रवात बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर? इनके डायग्राम्स के द्वारा आपको इजीली यह समझाया जा सकता है कि चक्रवात के केस में ये पवनों का प्रवाह किस प्रकार से होता है या पवनें इस प्रकार की कंडीशन में चलती कैसे हैं। क्लियर? यह समझाना बहुत इजी है, इट इज अ वेरी इजी टास्क। क्लियर? परंतु अगर आपने सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने आंसर में मेंशन करी है तो याद रखिए कि आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्लियर? तो याद रखें अगर आप बेहतर तरीके से यूपीएससी के मेंस में चाहते हैं कि आपके चक्रवात का जो आंसर है, जो काफी फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का, इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर कंटेंट हो, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चक्रवात बनते कैसे हैं। और चक्रवातों के बनने के लिए अब इस डायग्राम से मैं यहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी में चक्रवात को समझाएं तो याद रखिएगा कि चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो याद रखिए चक्रवात का निर्माण बेसिकली वाताग्रों से होता है। अब ये वाताग्र क्या होते हैं तो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्लियर? तो चक्रवातों का जो निर्माण है वो होता है वाताग्रों से। क्लियर? और जो वाताग्र हैं, याद रखिए कि इनका जो निर्माण है वो बेसिकली होता है वायु राशि से। अब यहां याद रखें कि जो वायु राशियां होती हैं, ये वायु राशियां अगर आपने समझ ली तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार से होता है। या फिर मैं कहूं कि वायु राशि समझने के पश्चात आप इजीली इस चीज को ड्रॉ कर पाएंगे कि वाताग्र कैसे बनते हैं और वाताग्र से चक्रवात किस प्रकार से बनते हैं। चलिए, तो अब इस चीज को समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप वायु राशियों को देखें तो मैं इस वीडियो में इसे जो है वो कुछ पार्ट में डिवाइड करता हूं। अब समझिएगा, काफी टेक्निकल पार्ट है। देखिए, सबसे पहली चीज, जो वायु राशि होगी वो कैसे बनती है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे देखेंगे। सेकेंडली,
हम ये देखेंगे कि जो वायु राशियां हैं ये पृथ्वी में कहां कहां पर उपस्थित हैं। और तीसरा हम ये देखेंगे कि जो वायु राशियां हैं इसके प्रकार कैसे हैं। अब मेरे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। आई थिंक आप सभी ने इस डायग्राम को कभी ना कभी देखा होगा और जनरली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये काफी साइंटिफिकली लिखी हुई कोई टर्मिनोलॉजीज है, कोई शब्दावली है। सीपी कहूं, एमपी कहूं, एमटी कहूं, या इस प्रकार के जो डायग्राम्स बने होते हैं। और यह भी याद रखिए कि जलवायु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, या मैं कहूं कि जलवायु राशि से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, इनमें इसी प्रकार की टर्मिनोलॉजीज को यूज करके काफी इजी प्रश्न करे जाते हैं, परंतु लैक ऑफ फुल कंसेप्चुअल नॉलेज, यानी कि पूरे कंसेप्ट का नॉलेज ना होने के कारण विद्यार्थी कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अभी हम इस जलवायु राशियों को देखने वाले हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसके बेटर नोट्स बनाएं। अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, ट्राई करिएगा कि आप अभी, यानी कि जब आप इस वीडियो को एक बार देख रहे हैं, डोंट ट्राई टू मेक नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर रिजल्ट ला पाएं तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि जो नोट्स आप बनाएं वो सेकेंड टाइम वीडियो को देखने पर बनाएं। अगर आपने पहली बार वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिस जरूर करेंगे। देखिए, जो एक टीचर होता है वो कभी ना कभी स्टूडेंट होता ही है, फाइन। मतलब ऐसा नहीं होता कि बाय बर्थ कोई टीचर हो, फाइन। तो हमें पता होता है कि एक स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या है, क्लियर। तो अब इस चीज को समझिए कि अगर आपने पहले ही बार में वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाए तो एक समस्या आएगी, और वो समस्या ये होगी कि आप कुछ चीजों को लिखने के दौरान सुनते समय मिस कर जाएंगे, और फिर आखिर में जाके जब वो प्रश्न आएगा एग्जाम में तब आपको कुछ एक डाउट क्रिएट होता हुआ दिखेगा, क्लियर। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है वीडियो की। या क्लाइमेटोलॉजी काफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, सिविल सर्विसेज में इसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप कितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ें, फाइन, कितना भी साइंस एंड टेक पढ़ें, पर जब प्रश्न आते हैं तो 30 प्रश्न ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कंबाइंड होते हैं। और समझिएगा, 30 प्रश्न कंबाइंड हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। और याद रखिए कि क्लाइमेटोलॉजी इज बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी क्लाइमेटोलॉजी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी आवश्यक है, क्लियर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले समझिए कि वायु राशि होती क्या है, क्लियर। तो मैं यहां लिख रहा हूं वायु राशि, क्लियर। अब ये वायु राशियां क्या होती हैं, कैसे निर्मित होती हैं, तो इसको समझिएगा। पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में, अर्थात बिल्कुल साधारण शब्दों में यह समझाता हूं कि वायु राशि एग्जैक्टली क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि वायु राशि कुछ और नहीं है, ये एयर मास है। इंग्लिश में वायु राशि को जो है वो एयर मास कहा जाता है। अब याद रखिए कि जो एयर मास है या वायु राशि है, ये कुछ और नहीं, वायु अर्थात हवा का एक बहुत विशालकाय बंडल है। अब ये बंडल बना कैसे है? तो बनने से पहले इसे समझिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे ड्रॉ कर दूं। और याद रखिए, ये मेरा ड्रॉ करने का मेन कारण क्या होता है कि आप देखें कि ड्रॉ किया कैसे जाता है, क्लियर। तो देखिए, इस प्रकार से आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, आप इस प्रकार से पाएंगे कि ये जो स्थलखंड बन रहा है इसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका, क्लियर। इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका, ओके। नाउ ये जो आप देख पा रहे हैं ये है कैलिफोर्निया का पार्ट, इसे कहा जाता है मेक्सिको की गल्फ या गल्फ ऑफ मेक्सिको या मेक्सिको की खाड़ी। ये जो है वो अफ्रीका है। इसी प्रकार से आप पाएंगे इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे अरब का प्रायद्वीप, इसे हमारा ग्रेट इंडिया, ये है कम्युनिस्ट चाइना, कोरियन पेनिनसुला, और इस प्रकार से चलते हुए मित्र रशिया। और यहां आप पाएंगे स्मगलर्स का कॉन्टिनेंट, आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे, ये है यूरोपियंस, क्लियर। और ये है ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जो एयर मासेस हैं ये कुछ और नहीं, हवा का एक विशालकाय बंडल है, और ये बंडल का आकार किस प्रकार का होता है, तो समझिएगा कि एक जलवायु राशि या एक वायु राशि या एक एयर मास इधर पे उपस्थित है जो पूरे रशिया को कवर करता है, क्लियर। एक एयर मास इधर उपस्थित है जो गर्म होता है, यह पूरे सहारा के मरुस्थल को कवर करता है, क्लियर। एक एयर मास जो है वो इस प्रकार से आप पाएंगे
वो उपस्थित है हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में। इस प्रकार से एक पूरा एयर मास आप पाएंगे जो उपस्थित है बेसिकली इस क्षेत्र में। ये भी जो है वो अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। क्लियर। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि एक एयर मास जो है वो इधर उपस्थित है जो दक्षिणी अटलांटिक या सदर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में स्थित है। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि हिंद महासागर में इस ओर एक एयर मास उपस्थित है या एक वायु राशि उपस्थित है, और इसी प्रकार का इसका कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। अर्थ गोल है, आई थिंक आप सभी को यह बेहतर तरीके से पता होगा। जिसे हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं वो घूम के उस साइड आया है। क्लियर। तो याद रखिए, अगर मैं नेमिंग करूं तो एशिया के केस में यहां पर आप पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसका साइज थोड़ा कम कर दें। एशिया के केस में ये एक वायु राशि है, ये जो है ये अटलांटिक वाला पार्ट है, ये जो है वो सहारा वाला पार्ट है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है, ये प्रशांत महासागर वाला भाग है। अब याद रखें कि इस प्रकार से आप पाएंगे कि एक जलवायु राशि वास्तविकता में एक पूरे महासागर या एक पूरे महाद्वीप या उसके एक बड़े से भाग में उपस्थित होती है। अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिए कि इन वायु राशियों के कारण बेसिकली जो महाद्वीप हैं इनकी जलवायुवीय परिस्थितियां या क्लाइमेटिक कंडीशंस ये चेंज होती है। क्लियर। अब इस चीज को बेहतर तरीके से समझें कि ये जो वायु राशियां हैं इनका निर्माण बेसिकली होता कहां पर है। तो हमने अभी तक ये देखा कि जलवायु राशियां क्या है। तो जलवायु राशि या वायु राशि कुछ और नहीं है अपितु ये एक बड़ा सा हवा का लेयर है या आप कहें बंडल है, और ये बंडल का बंडल एक पूरे महाद्वीप में स्थित होता है। क्लियर। अब याद रखिए कि हर स्थान पर जलवायु राशि नहीं होती, यानी कि जलवायु राशि के निर्माण के लिए, एयर मासेस के फॉर्मेशन के लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं, कुछ नेसेसरी परिस्थितियां हैं जिनके होने पर ही जलवायु राशियों का निर्माण होगा। क्लियर है। तो जलवायु राशि के निर्माण के लिए, या मैं कहूं वायु राशि या मैं कहूं एयर मासेस के फॉर्मेशन के लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं। अब ये कौन सी कंडीशन है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखें, ये जो कंडीशंस हैं इसमें सबसे पहली, और इसे आप लोग नोट भी करेंगे, याद रखिए जो स्थलखंड होगा या जो भी जलखंड होगा या जलमंडल होगा उसमें सबसे पहली चीज, जलमंडल के केस में वहां द्वीप नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि हिंद महासागर के ऊपरी भाग में क्यों नहीं निर्मित है वायु राशि, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस क्षेत्र में आपको बहुत सारे द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। यानी कि द्वीपीय कंडीशन में, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे इधर मेंशन करता हूं, कॉन्टिनेंट एंड ओशन, कॉन्टिनेंट एंड ओशन बोथ के केस में याद रखिए कि दोनों ही क्षेत्र स्थल आकृतियों या मैं कहूं स्थलाकृतियों इनसे मुक्त होने चाहिए। क्लियर। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में, मान लीजिए आप सागरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर द्वीप समूह नहीं होना चाहिए, और अगर आप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा पर्वत, पठार या ऐसी कोई स्थलाकृति जो उस वायु के बंडल को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, ये उपस्थित नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो पहली कंडीशन है कि स्थलाकृति से फ्री होना चाहिए, यानी कि इसे इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं मोनोटोनस। और याद रखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कुछ वर्ड इंग्लिश के याद कर लेने चाहिए। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि जब कभी सिविल सेवा परीक्षा पेपर डिजाइन करती है तो इंग्लिश में करती है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करा जाता है, और ट्रांसलेशन जो है वो मंगल ग्रह के जैसा होता है। क्लियर।
तो कई बार ऐसे शब्द आ जाएंगे, कुछ कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी जो शायद मैं भी आपको ना बता पाऊं या फिर कोई भी टीचर ना बता पाए। क्लियर? तो इस चीज से आप बेफिक्र रहें। कुछ टर्म्स जो है आपको याद करनी पड़ेगी इंग्लिश में और आप फ्री हो जाएंगे इस चीज से कि ट्रांसलेशन के कारण आपका कोई क्वेश्चन मिस हो। क्लियर है पॉइंट? चलिए तो स्टार्ट करता हूं। याद रखिए कि सबसे पहली कंडीशन है कि स्थलाकृतियों से कॉन्टिनेंट और ओशन यानी कि महाद्वीप और महासागर ये फ्री होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा कि जो क्षेत्र है वहां पर स्टेबल या अनस्टेबल, अब यहां इस वर्ड को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस क्षेत्र में वायु का जो प्रवाह है वो नीचे की दिशा में हो, यानी कि वायु तेजी से ऊपर की ओर मूव ना कर रही हो, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आए। क्लियर? और इसे कहा जाता है अप सारी स्थिति। और याद रखिए अब सारी स्थिति को इंग्लिश में कई बार जो है वो स्टेबल अनस्टेबल वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो यहां मैं एस वर्ड लिख रहा हूं, इसका मतलब है अपसारी का मतलब है स्टेबल कंडीशंस हो। स्टेबल कंडीशन का मतलब कुछ नहीं है, जो वायु है इसका प्रवाह किस दिशा में हो? नीचे की ओर। अब समझिए ये नीचे की ओर क्यों हो, क्यों जरूरी है। तो याद रखिएगा यदि वायु का प्रवाह ऊपर की ओर होगा तब की स्थिति में जो वायु का बंडल है या जो वायु राशि है ये हर बार ब्रेक होती रहेगी, टूटती रहेगी। अब समझिएगा अगर मैं चाहता हूं इस प्रकार से, इस चीज को ध्यान से देखें, अगर मैं चाहता हूं इस प्रकार से एक वायु राशि का निर्माण हो तो जरूरी यह है कि सतह में आपको कभी भी कोई बड़ा माउंटेन या कोई बड़ा पर्वत श्रेणी देखने को ना मिले। दूसरी चीज, अगर यहां पर हवा का प्रवाह ऊपर की ओर होगा तो सामान्य सी बात है कि जो वायु का बंडल आप बना रहे हैं वो जंप करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद ठंडा होगा और फिर नीचे गिरेगा। अब ये एक वायु की गेंद है, हवा की एक बॉल है। अब ये बॉल अगर ऊपर नीचे बाउंस होती रहेगी तो क्या ये बॉल एक बॉल की तरह बिहेव कर पाएगी? आंसर इज नो। तो याद रखिए आपको इमेजिन करना है एयर बबल को। एयर बबल ब्लास्ट ना हो, टूटे ना, इसके लिए जरूरी है पहली चीज कि नीचे का सरफेस सपाट हो और दूसरी चीज कि जो भी एयर का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो। नीचे की तरफ होने पे ये जो बबल है ये बड़ा होगा। अगर हवा का प्रवाह ऊपर की दिशा में होगा, जो एयर है ये अपवर्ड मूव करेगी, उस कंडीशन में ये हर बार ब्रेक होगा। क्लियर? तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को या इस प्रकार से हवा के नीचे आने को अपसारी या फिर स्टेबल कंडीशंस कहा जाता है। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि जो जलवायु राशि है या वायु राशियां हैं इनके निर्माण के लिए, एयर मासेस के स्टैब्लिशमेंट के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, सरफेस सपाट हो और हवा का नीचे की ओर प्रवाह हो। ठीक है? अब मैं दूसरी बात करता हूं और ध्यान से समझिएगा कि जो ये एयर मासेस हैं ये विश्व में किस किस स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो समझिए किस किस स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो समझिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो एयर मास है इसका जो वायु राशि है इसके लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूं तो इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वायु राशियां मुख्य रूप से आपको एक बार जो है वो एशिया में, और एशिया का भी कौन सा भाग, तो याद रखिएगा रशिया, और रशिया में भी आप कहें तो साइबेरिया वाला स्थान, इस स्थान पर देखने को मिलती है। क्लियर? इसके अलावा आपको यह देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन के आसपास या अटलांटिक महासागर के आसपास। इसके अलावा आप पाएंगे कि यह उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। और यहां पर जानने योग्य बात है कि नॉर्थ अमेरिका में भी यह कनाडा वाले भाग में देखने को मिलती है। क्लियर? और इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण वायु राशि देखने को मिलेगी जो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागर में। क्लियर?
और इसके अलावा लास्ट है जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलती है, सहारा वाले क्षेत्र में, सहारा मरुस्थल में। तो याद रखिए कि ये कुछ जलवायु राशि हैं या ये कुछ वायु राशियां हैं जो आपको सामान्यतः विश्व में हमेशा देखने को मिलेंगी। कुछ छोटी जलवायु राशियां भी होती हैं या छोटी वायु राशियां, छोटे एयर मासेस भी होते हैं जो सीजनल तौर पर भी बनते हैं। हम उन्हें अभी नहीं देख रहे हैं, हम उन्हें इसी वीडियो में आगे कवर कर लेंगे। क्लियर? तो वायु राशियां इतने क्षेत्रों में होती हैं। अब याद रखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और पता होनी चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? तो याद रखिए जो एयर मास है ये क्या गुणधर्म रखता है, इसे आपके लिए जानना आवश्यक होगा। अदरवाइज आप पाएंगे कि अगर आपको एयर मासेस के गुणधर्म नहीं पता तो एक समस्या आपको देखने को मिलेगी। जब आप आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी, तब थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड कि प्रश्न में कुछ वायु राशियों के गुणधर्मों के बारे में पूछा गया है। तो थोड़ा सा पॉज लेकर पहले आप ये देखें कि जलवायु राशि निर्मित कैसे, किस स्थान पर होती है, दूसरा वो कौन कौन सी हैं, और अब इनके कुछ गुणधर्म यानी कि कुछ नेचर या मैं कहूं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले जो एयर मासेस होते हैं या जो जलवायु राशि होती है, इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई होती है ये 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात याद रखिए जो इस वायु राशि का जन्म स्थान है, जहां से ये वायु राशि बनी थी, याद रखिएगा ये उस स्थान की तापमान व दाब अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसकी जो गुणधर्म है, इसके जो गुणधर्म है उससे हमेशा अपने साथ रखती है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि एक वायु राशि का निर्माण हुआ, कहां हुआ, तो यह निर्मित हुई है मान लें एग्जांपल के लिए साइबेरिया में। तो साइबेरिया में जो तापमान है, जो दाब है, वही तापमान और वही दाब उस वायु राशि के अंदर उपस्थित होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। 3 से 4 किलोमीटर जो है वो थिक है और साथ में यह है नेसेसरी कंडीशन कि उस स्थान के जो तापमान और दाब की परिस्थितियां हैं ये उपस्थित होती हैं उस वायु राशि के अंदर। अब तीसरा स्टेटमेंट है, याद रखिए कि जब किसी स्थान पर यानी कि जो वायु राशि है जो किसी और स्थान में निर्मित हुई है, जब यह वायु राशि किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करती है तो याद रखिए उस स्थान की जो तापमान व दाब की कंडीशंस हैं यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की जो इसेंशियल कंडीशंस हैं, मेक श्योर ये जलवायु राशि उसे परिवर्तित कर देती है। यानी कि जिस स्थान में जलवायु राशि का या वायु राशि का या एयर मास का जन्म हुआ, उस स्थान के तापमान और दाब की कंडीशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, कंटेन करेगी, और अगर इसका किसी अन्य स्थान पर अराइवल हुआ, किसी अन्य स्थान पर यह पहुंची, तो उस स्थान की जो तापमान और दाब की कंडीशन है, यह वायु राशि उस कंडीशन को परिवर्तित या चेंज कर देगी। याद रखिए ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या क्या? इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है और साथ में याद रखिए कि ये जिस स्थान से निकलती हैं उसके तापमान और दाब की कंडीशन को रखती हैं, जहां पहुंचती हैं उसे परिवर्तित कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। अब समझिएगा, याद रखें कि इन वायु राशियों के लिए मैं एक स्टेटमेंट और आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। बस आप अगर चाहें तो इसके नोट्स बनाकर एक बेहतर तरीके से इसे एग्जाम में मेंशन कर पाएंगे। अब यहां समझिएगा,
अगर मैं कहूं बच्चों, इफ आई सेज कि ये है एक वायु राशि, क्लियर, दिस इज अ एयर मास। अब समझिए कि ये जो वायु राशि बनेगी, इसके केस में याद रखिएगा, ऊंचाई अर्थात हाइट बढ़ने के साथ साथ, ये इसकी हाइट है, याद रखिए हाइट बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आप जब इसमें ऊपर जाएंगे तो याद रखिए ऊपर जाने पर वायु राशि में बहुत ज्यादा परिवर्तन, वायु राशि के तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वायु राशि में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान परिवर्तित नहीं होगा, तब की कंडीशन में हम ये पाएंगे कि वो ऑर्डर, वो क्रम जो हम आज तक देखते आए हैं, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये ऑर्डर, ये लॉ आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अब यहां पर याद रखिए कि तापमान में परिवर्तन ना होना, तापमान में कोई चेंजेस ना होना, ये हमारे लिए आगे चल के चक्रवात के जनन के लिए, यानी कि चक्रवात के निर्माण के लिए एक इसेंशियल कंडीशन होगी, एक नेसेसरी कंडीशन होगी। क्लियर बच्चों? अगर आप चाहते हैं ये जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं ये आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाए, तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर इस वीडियो के बाद, मतलब अभी ना जाए, पहले जो है वीडियो कंप्लीट करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, नाम है इसका, इस टेलीग्राम चैनल पे अभिनव भोरे ज्योग्राफी के नाम से आप इसे ज्वाइन कर लें। क्लास के एंडिंग के बाद मैं जो है इसमें लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन को अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें। ओके, तो चलिए, तो याद रखिएगा कि वायु राशि के लिए एक नेसेसरी कंडीशन यह भी है कि तापमान में ऊंचाई के साथ कोई खास परिवर्तन नहीं होता, जो आगे चल के चक्रवातों के जनन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब हमने देख लिया है वायु राशियां होती क्या है, ये हमने देख लिया ये कहां कहां पर है, अब हमने देख लिया इनके गुण धर्म क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि वायु राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अब समझिए बहुत ध्यान से, अब जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, ये डायग्राम आपको कहीं देखने को शायद जल्दी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो शायद आप इसको जल्दी समझ नहीं पाएंगे। तो समझिए इस चीज को, अगर आपने इस डायग्राम को समझा तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो याद रखिए ये जो नेमिंग हो रखी है, ये नेमिंग आ जाएगी आपको। क्लियर? और अगर मैं आपसे कहूं कि सिविल सेवा परीक्षा या यूपीएससी जब आपको हराने की कोशिश करेगी, और याद रखिए हमेशा इस चीज को बच्चों कि सिविल सेवा परीक्षा जो है ये एक बैटल है, ये एक जंग है, ठीक है? और ये भी याद रखिए कि इस बैटल में, इस जंग में कौन जीतेगा, तो वही स्टूडेंट जीतेगा, वही विद्यार्थी इसे विन करेगा जिसकी सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। और ये याद रखिए कि एक सर्टेन लेवल तक का नॉलेज ही रिक्वायर्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको पीएचडी लेवल का नॉलेज चाहिए हो। क्लियर? जनरल स्टडीज का नॉलेज होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब यहां जो सामान्य है वो हमारे लिए सामान्य नहीं है, वो हमारे लिए एक साइंटिफिक नॉलेज है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा जब प्रश्न करती है तो उसका एक सबसे टफ पार्ट होता है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं सीपीबीएम या फिर CATM या फिर EM या TE, ये एक जलवायु राशि है। या फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चों बताइए कि भारत में आने वाला मॉनसून, वो वहां लिखेगा, पर जो एग्जाम होगा तब एग्जामिनर वहां लिखेगा कि भारतीय महा मॉनसून को कहा जाता है। अब वो यहां पर 3 लेटर लगा देगा। अब आपको ये कभी याद करने में समस्या नहीं होगी कि इसे क्या कहा जाता है, अगर आपने आगे का इस चार्ट को समझ लिया। अब समझिए कि इस प्रकार से जो कोडिंग होती है, ये कोपेन की कोडिंग का एक फॉर्म है, ठीक है? मैं आपको कहीं ना कहीं आगे के चैप्टर्स में जरूर समझाऊंगा कि कोपेन का क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन अभी की स्थिति में से याद रखें कि ये जो सिंबल्स यूज होते हैं, ये डायरेक्टली सिविल सेवा परीक्षा जो है वो पेपर में लिख देती है। तब की कंडीशन में आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी इसे आगे क्लासिफिकेशन को देख लें, होता यह है कि बुक्स में डायग्राम होता जरूर है जो मैं भी प्लॉट करूंगा, लेकिन वो प्लॉट हुआ रहता है,
तो आपको जनरली समझ में नहीं आता कि ये डायग्राम बना कैसे है। अब जब आप उसको बनता हुआ देखेंगे तब आप समझेंगे लेयर बाय लेयर कि एग्जैक्टली एयर मासेस का नेमिंग हुई कैसे है। क्लियर? प्रॉब्लम बुक्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम यह होती है कि वो डायग्राम हमारे सामने प्लॉट नहीं हुआ होता, तो इस कारण हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती। तो इसका सोल्यूशन आज हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो जस्ट अ सेकंड, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, अब आ जाएं। याद रखिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि एक वायु राशि है, वायु राशि है, तो याद रखिएगा कि जो वायु राशियां होंगी ये हम इन्हें डिवाइड करेंगे दो भाग में। अब यहां पर आपके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि वायु राशियां कितने प्रकार की हैं, तो आपको याद रखना है कुछ इंग्लिश वर्ड्स को। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को नहीं याद रखेंगे तो फिर आप इसके सिंबल्स नहीं बना पाएंगे, इसके जो चिन्ह है वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप ट्राई करें कि आप इसे इंग्लिश में याद करें। क्लियर है? अब देखिए, इंग्लिश में याद करने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि मैं आपको हिंदी अनुवाद उसका बता दूंगा, पर जो सिंबल है वो इंग्लिश से आया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सिंबल अगर आप देखकर आंसर बताना चाहते हैं तो आपको सिंबल का इंग्लिश वर्ड याद करना पड़ेगा। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी टर्म्स है। क्लियर? चलिए, तो याद रखिए, कोई भी जो जलवायु राशि होगी या तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनेगी या तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनेगी। अब याद रखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को हम ध्रुवीय क्षेत्र कह दें। क्लियर है? तो याद रखिए कि जलवायु राशि दो प्रकार की है, या तो वो जलवायु राशि जो बेसिकली कहां बनी है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, अर्थात ये ट्रॉपिकल एरिया में बनी हो। ओके? या तो जो जलवायु राशि है वो कहां बनी हो बच्चों, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र, या इसे कहा जाता है बच्चों पोलर एरिया। ओके? इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। तो याद रखिए, जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे उनके लिए जो सिंबल यूज करा जाता है, अब देखिए जो सिंबल्स यूज होंगे आप उन सिंबल को देखकर ही आसानी से बता पाएंगे कि ये वायु राशि है कहां की। तो याद रखिए, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए पी लेटर यूज होता है, और जो ट्रॉपिकल एरिया है इसके लिए, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसके लिए टी लेटर यूज होता है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें जो वायु राशि निर्मित होगी, या तो वो वायु राशि महासागरीय क्षेत्र में निर्मित होगी या तो वो वायु राशि एक महाद्वीपीय क्षेत्र में निर्मित होगी। तो दोनों ही कंडीशन पे आप पाएंगे कि उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण या ध्रुवीय क्षेत्र की वायु राशि ये दो प्रकार की होती है। एक होगी बच्चों वो जो मैरीटाइम का मतलब होता है सागरीय क्षेत्रों में। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यूज कर रहा हूं डायरेक्टली अब सिंबल, याद रखिए, ध्यान से समझिए। अब देखें, एक है टी अर्थात उष्णकटिबंधीय, ये भी क्या है बच्चों, टी अर्थात उष्णकटिबंधीय। ये है पोलर अर्थात ध्रुवीय। अब याद रखिए कि जो महासागरीय है, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप बाद में इसे रिवाइज कर पाए। महासागरीय या महाद्वीपीय। क्लियर? सेम एज यहां पर भी महासागरीय या महाद्वीपीय। अब समझिएगा कि जो महासागरीय है उसके लिए जो सिंबल यूज होता है, यहां ध्यान देने योग्य बात है कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल। अब यहां मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल ये इंग्लिश वर्ड है, तो यहां समझिएगा कि मैरीटाइम के लिए एम और कॉन्टिनेंटल के लिए सी वर्ड यूज होता है। ठीक है? सेम एज यहां पर भी महासागरीय के लिए एम, कॉन्टिनेंटल के लिए सी। अब मैं यहां सिंबल अगर बनाऊं तो
जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वायु राशि होगी वो एक हो सकती है मैरीटाइम अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र की, और एक हो सकती है कॉन्टिनेंटल अर्थात महाद्वीपीय क्षेत्रों की। इसी प्रकार से मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय तथा महासागरीय। बताएं बच्चों, पॉइंट क्लियर हो गया? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निर्मित होने वाली वायु राशि या तो महासागर या तो महाद्वीपीय। अब नेक्स्ट कंडीशन है, याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर जो निर्मित वायु राशियां हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि या तो वो गर्म होंगी या तो वो ठंडी होंगी। क्लियर? यानी कि या तो वो कोल्ड होंगी या तो वो वार्म होंगी। क्लियर है? इसी प्रकार से मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो याद रखिएगा या तो ये गर्म होंगी या तो ये ठंडी होंगी। इसी प्रकार से मैं यहां प्लॉट करूं तो याद रखिए या तो ये गर्म होंगी या तो ये ठंडी होंगी। क्लियर? अब यहां समझिएगा कि जो गर्म है, यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, गर्म या ठंडी। क्लियर? तो गर्म को इंग्लिश में कहा जाता है वार्म। क्लियर? मैं यहां इंग्लिश में लिख देता हूं, इसे कहा जाता है वार्म एंड कोल्ड। क्लियर? तो याद रखिए कि जो वार्म है उसके लिए वर्ड यूज होता है या लेटर यूज होता है W, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, और जो कोल्ड है उसके लिए K लेटर यूज होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल के लिए हम पहले ही C वर्ड यूज कर चुके हैं, C लेटर यूज कर चुके हैं। तो याद रखिए गर्म के लिए W और ठंडे के लिए K। ओके, तो अब इसका सिंबल कैसा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा, यहां पर M आगे आता है या कई बार T आगे आता है, तो ये इंटरचेंजेबल है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। TM अब आ जाएगा W या फिर TM आ जाएगा K। क्लियर? इसी प्रकार से TC आ जाएगा W या फिर TC आ जाएगा K। इसी प्रकार से MP या PM बोथ आर कॉमन, W या फिर MPK। इसी प्रकार से PCW या PCK। ये हमने देखा कि K बता रहा है ठंडी, W बता रहा है गर्म। अब याद रखिए कि आपको अगर उसने कहा कि कनाडा में एक वायु राशि है, बताइए ये कौन सी होगी? तो हम सभी को पता है कनाडा वाला पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? ध्रुवीय क्षेत्र होगा, ठंडा होगा। अब हमें यह भी पता है कि जो ठंडा क्षेत्र है वहां पर कनाडा सागर है कि महाद्वीप है? तो स्थलखंड है, तो स्थलखंड में पीसी हो जाएगा। अब हमें यह भी पता है कि वो जो वायु राशि है वो वायु राशि अगर ध्रुवीय क्षेत्र में है तो वो गर्म होगी क्या? आंसर इज नो, तो ये W यानी कि वार्म होगी, यानी कि गर्म होगी। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वायु राशि किसी स्थान पर यदि पहुंचती है, तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि उस स्थान की जो वायुवीय कंडीशन है या क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको मॉडिफाई कर देती है, उसे चेंज कर देती है। तो याद रखिएगा कि जब कभी कोई वायु राशि किसी स्थान पर पहुंचे तो पहुंचने पर या तो वो वर्षा कराएगी या तो वो वर्षा नहीं कराएगी। तो याद रखिएगा कि अगर वायु राशि वर्षा कराती है तो इसे अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं। क्लियर? और यदि कोई वायु राशि वर्षा कराती है तो अनस्टेबल, और नहीं कराती है तो उसे स्टेबल कंडीशन कहा जाता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं वर्षा कराने वाली, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। चलिए, तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वायु राशि या तो वर्षा कराएगी या तो वर्षा नहीं कराएगी, अब समझिएगा यहां से थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, या तो वर्षा होगी या तो नहीं होगी। जस्ट अ सेकेंड मैं इसे प्लॉट कर लूं और आपको भी इसी प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। अब यहां समझिए, याद रखिए
कि कोई वायु राशि यदि वर्षा कराती है, यानी कि इसने जो है वो वर्षा किसी स्थान पर कराई है, तो याद रखिए वर्षा कराने पर इसे अनस्टेबल या मैं कहूं यू से इंडिकेट करा जाता है। और यदि इसने वर्षा नहीं कराई है तो याद रखिए इसे स्टेबल अर्थात एस से इंडिकेट करा जाता है। तो याद रखिए अब मैं यहां लिखूं कि ये जो एक वायु राशि होगी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से होगी वो सागरीय क्षेत्र में होगी और सागरीय क्षेत्र में वो गर्म होगी और गर्म होने पर किसी स्थान पर पहुंचने पर ये वर्षा कराए तो वर्षा के लिए वो यू वर्ड यूज करेगा। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं तो ये हो जाएगा टी एम डब्ल्यू यू। यू का मतलब है अनस्टेबल यानी कि वर्षा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा टी एम डब्ल्यू एस। क्लियर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा टी एम के यू और इसी प्रकार से ये हो जाएगा एम टी के एस। क्लियर। आप इन्हें थोड़ा आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा टी सी डब्ल्यू और याद रखिए अनस्टेबल, इसी प्रकार से टी सी डब्ल्यू स्टेबल, नो वर्षा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा टी सी यू यानी कि अनस्टेबल। इसी प्रकार से ये हो जाएगा टी सी के एस यानी कि स्टेबल यानी कि नो वर्षा। क्लियर। इसी प्रकार से ये होगा एम पी डब्ल्यू यू। इसी प्रकार से ये होगा पी एम डब्ल्यू एस। क्लियर। इसी प्रकार से ये होगा एम पी के यू और ये होगा पी एम के एस। ये इंटरचेंजेबल है। ओके, याद रखिए। इसके पश्चात ये होगा सी पी एम यू, ये होगा सी पी एम एस। इसी प्रकार से सी पी के यू, सी पी के एस। अब देखें बच्चों, ये जो आपके सामने डायग्राम बनके रेडी है, इस डायग्राम को अब आप लोग को समझना जरूरी होगा। याद रखिए कि मैं इसे जो है आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे, सो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे एज इट इज आप याद कर लेंगे। तो याद रखिए कि हमने देखा, इसे काउंट करें अगर हम, तो याद रखिए ये कितनी वायु राशियां होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये इतनी वायु राशियां बेसिकली होती हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं और इन्हीं वायु राशियों के कारण किसी भी स्थान की जलवायु में आपको परिवर्तन होते हुए दिखते हैं। अब अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, जो प्रश्न मैंने इस वीडियो के बीच में आपसे करा था कि बताएं बच्चों कि भारत में आने वाली, यदि इस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर मैं यूज कर रहा हूं, ऐसे प्रश्न नहीं आने चाहिए, परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ कि अगर इस डायग्राम का यूज करके आपको भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को इंडिकेट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप इजीली इंडिकेट कर पाएंगे। बताएं बच्चों कि भारतीय क्षेत्र में, और याद रखिए मैं अभी एक बार इसे करता हूं, इसके पश्चात जो है वो स्थानीय पवनों का चैप्टर आपने देखा होगा, आप उस वीडियो को जाएं और देखें और उसके बाद हर एक स्थानीय पवन के लिए, चिनूक के लिए, बोरा के लिए या कोई भी हरमतान के लिए, किसी भी पवन के लिए इस डायग्राम का यूज करके उसका सिंबल बनाने का कोशिश करें। क्लियर। और आप पाएंगे बच्चों कि इसके साथ ना आप एक स्टेप अहेड हो जाएंगे किसी भी स्टूडेंट से। मान लीजिए आपको कहीं पर लिखना है चिनूक के बारे में या फिर क्लाइमेटोलॉजी के बाहर भी प्रश्न आता है कि यूएसए में आज इस वर्ष जो है इस प्रकार की वर्षा हुई,
और उसका कारण आपको पता है कि वो जो वर्षा हुई है वो एक साइक्लोन के कारण हुई है या एक स्थानीय पवन के कारण हुई है। तो बच्चों आप इजीली अपने आंसर को बहुत डायनेमिक बना पाएंगे व्हाइल यूजिंग दीज सिंबल्स। आप इनमें से किसी भी सिंबल को उठाकर उस वायु राशि को लिखें, उसके बाद ब्रैकेट में सिंबल को लिखें और उसके बाद हर जगह इस सिंबल का यूज करें। जो एग्जामिनर है उसे बेहतर तरीके से पता होता है कि सिंबलिंग कैसे होती है और वो इस सिंबल देखकर समझ जाएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फॉर द सब्जेक्ट इज मच मोर ग्रेटर देन द अदर स्टूडेंट। और याद रखिए, एक बार आपकी कॉपी चेक करने वाला इस चीज को फील कर ले कि इस कॉपी को लिखने वाला स्टूडेंट होशियार है, वो आगे उसी चश्मे के साथ, उसी बैकग्राउंड के साथ आपकी पूरी कॉपी चेक कर लेगा। क्लियर? और याद रखिए, जो सिविल सेवा परीक्षा है, ये परीक्षा वास्तविकता में नॉलेज कम, रिप्रेजेंटेशन की ज्यादा है। और याद रखिए, एक एक नंबर के लिए 10-10 पोस्ट होती हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई यूपीएससी की लास्ट पोस्ट को गेन करने वाला स्टूडेंट है, यानी कि यूपीएससी में जो सबसे आखिर में कोई पोस्ट है उसको गेन करने वाला कोई स्टूडेंट और जो यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बना वो स्टूडेंट, इनके बीच में मार्क्स का या फिर नंबर का बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखिए, 50, 60, 70 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों 1500 नंबर में से, 1000 नंबर में से। और एक एक प्रश्न पत्र के एक एक नंबर पे आपकी लाइफ का एक पूरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे? तो समझिएगा। मान लीजिए आपने जो है वो एक जगह पर इस प्रकार के सिंबल को यूज करके आपने आंसर लिखा और इसके बाद हुआ ये कि सभी को एग्जामिनर ने उस प्रश्न में 11 में से 7 नंबर या 5 नंबर दिए थे, आपको उसने 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया और इस बैकग्राउंड के साथ दिया कि स्टूडेंट होशियार है, तो आने वाले प्रश्नों में उस पूरे प्रश्न पत्र में आपको 5 नंबर ज्यादा मिले। अब याद रखिए, सिर्फ 5 नंबर से हो सकता है कि जहां आप इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में जा रहे थे वो आप आईपीएस में चले जाएं। क्लियर? इतना मैग्नीफाइंग, इतना वास्ट चेंज होता है सिर्फ 2, 4, 5 नंबर्स में। मैं मेंस की बात कर रहा हूं। और इसलिए लोग जो है वो इंटरव्यू को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, जहां पर आप पाएंगे कि इजीली स्टूडेंट बाय यूजिंग देयर पर्सनैलिटी, बाय यूजिंग देयर वे ऑफ टॉकिंग, बाय यूजिंग देयर नॉलेज, नॉट द एग्जैक्ट नॉलेज बट द करंट नॉलेज, द कंटेम्पररी नॉलेज, वो बहुत इजीली कुछ मार्क्स गेन कर लेता है। और ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये मार्क्स बेसिकली, ये नंबर बेसिकली फ्री के होते हैं। क्लियर? मतलब आपको इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। नो डाउट आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, परंतु ये मार्क्स एज कंपेयर टू मेंस में आपको जल्दी मिल जाते हैं, लेस एफर्ट्स में मिलते हैं। पर आपको मेंस में अगर मार्क्स निकालने हैं, नंबर निकालने हैं, जो आपके सिलेक्शन का बेसिस होगा, तो याद रखिए बच्चों, आपको ये इसेंशियली फॉलो करना है कि आपके आंसर में फाइन डिटेलिंग हो। और एक बार वो डिटेलिंग आ जाएगी, लाइफ टाइम आप जब भी कभी एग्जाम लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, पर अगर आप एक से दूसरी बार जाते हैं तो हर बार ये 1 स्टेप अहेड रखेगा आपको। क्लियर? तो उस वीडियो को जाकर देखें और उस वीडियो को देखने के बाद वहां की जो स्थानीय पवनें हैं उसको इस डायग्राम का यूज करके नेमिंग करने का प्रयास करें, नाम करने का कोशिश करें। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं उदाहरण के तौर पर, ऐसा होगा नहीं, मैं आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ऐसा है नहीं, परंतु मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि भारतीय मानसून के लिए कौन सा ये लेटर्स में से या इस इंडिकेशन में से यूज होगा। तो याद रखिए, भारतीय मानसून कौन लाती है? तो व्यापारिक पवनें लाती हैं, ट्रेड विंड लाती है। तो याद रखिए, ये ट्रेड विंड है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में। आई थिंक इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पवनें हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अर्थात ट्रॉपिकल एरियाज में चलती हैं। अब यहां ध्यान से समझिए, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलेंगी, अब मुझे बताएं बच्चों कि ये सागरीय क्षेत्र से आती हैं या स्थलखंड से आती हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वास्तविकता में कहां से आती हैं? हिंद महासागर से, तो ये मैरीटाइम होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं ये जब आती हैं तब ये गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं, तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय महामानसून जो है वह गर्मी के मौसम में आता है। तो याद रखिए, ये कैसी होंगी? वार्म होंगी, यानी कि गर्म होंगी। अब मुझे बताएं बच्चों कि भारत में आने पर वर्षा कराती हैं या नहीं कराती? तो बिल्कुल यही हमारे यहां झूम के सावन लाती हैं, तो ये उसका आंसर होगा MTWU, या फिर इसको कई बार जो है वो चेंज कर लेता है लेटर्स को। तो इस प्रकार से आप हर एक पवन के लिए बना सकते हैं। आप चिनूक के लिए बनाएं, चिनूक जो है ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, उष्णकटिबंधीय, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है। कहां से आती है? सागर से आती है या महाद्वीप से आती है? तो सागरीय क्षेत्रों से आती है।
ये ठंडी होती है या गर्म होती है, तो याद रखिए जिस स्थान पर पहुंचती है वहां गर्मी का एहसास दिलाती है। अगर ये गर्म है तो वर्षा कराती है या नहीं कराती है, तो वर्षा नहीं कराती है। अब इस प्रकार से अगर आप हर एक पवन के बारे में बनाना चाहें तो आप इजीली ये डायग्राम प्लॉट कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये एयर मासेस क्या है। अब याद रखिएगा कि ये एयर मासेस जब भी किसी स्थान पर जाएंगे, उस स्थान की जो जलवायु की कंडीशन है, जो मौसमी कंडीशन है, उसको मॉडिफाई कर देंगे। और जब ये उसे मॉडिफाई कर देंगे तो याद रखिए इसी को हम कहते हैं ऋतु परिवर्तन। और अगर आपको ऋतु परिवर्तन समझना है तो ये इसेंशियल है। और अगर आपको एग्जैक्टली समझना है कि किस प्रकार से चक्रवात बनते हैं, तो ये इसेंशियल है कि आप एयर मासेस को समझें। क्लियर? तो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि एयर मासेस क्या होते हैं, और आप इस डायग्राम में लिखी हुई एंटिटीज को इजीली डिराइव कर पा रहे होंगे। क्लियर? कई बार जो है वो ई वर्ड कुछ प्लेसेस में यूज होता है, आप उसे जो है वो इजीली मैनेज कर पाएंगे कि बाकी के वर्ड से आप कनेक्ट करके कि ये किस रिस्पेक्ट में लिखा गया है। ओके, बाकी जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं, जो लेटर हमने यूज करे हैं, ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज हैं, आपको ज्यादातर ये वर्ड यूज होते हुए दिखेंगे। तो हमने इनिशियल स्लाइड्स में क्या देखा कि वायु राशियां क्या होती हैं। सेकेंडली बच्चों हमने ये देखा कि वायु राशियां कहां कहां निर्मित होती हैं, इनके क्या गुणधर्म होते हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि ये कितनी प्रकार की होती हैं, और इस प्रकार के आधार पर हमने ये समझा कि हम कैसे इस वायु राशि को समझकर अपने चक्रवात वाले चैप्टर को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जो वायु राशि है, वायु राशि जब आपस में मिलती है, क्लियर, तो उस मिलने वाले बिंदु को अब यहां ध्यान से समझिए। मैं बस नेक्स्ट वीडियो का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो वायु राशि है, जस्ट अ सेकेंड, और ये एक वायु राशि, ये जो दो वायु राशियां आप देख पा रहे हैं, याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो दो वायु राशियां हैं, इन दोनों वायु राशियों में अगर इस प्रकार की कंडीशन हो कि एक वायु राशि जो है वो दूसरी वायु राशि की ओर प्रवाहित हो, ध्यान से समझिएगा, ये अगर एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में आप पाएंगे कि इन दोनों के बीच में इस प्रकार से एक वॉल, एक दीवार के समान संरचना का निर्माण होगा। और ये जो दीवार के समान संरचना आप देखेंगे, इस दीवार के समान संरचना के सापेक्ष आप पाएंगे कि एक पवन दूसरी पवन की दिशा के अनुसार ये या तो आप पाएंगे कि एक ऊपर की ओर जाएगी, यहां ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं या तो एक जो है वो इस प्रकार से ऊपर की दिशा में जाएगी और एक जो है इस प्रकार से नीचे की दिशा में जाएगी, या तो ऐसा होगा कि एक पवन जो है वो दूसरी पवन को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर देगी। क्लियर? तो यहां पर याद और ध्यान से समझ लेने की बात है कि ये जो एयर मास है, इन एयर मासेस के मूवमेंट से यानी कि विस्थापन से इस प्रकार के वाताग्रों का निर्माण होता है। मैं कल की क्लास में डिटेल में बताऊंगा कि वाताग्र होते क्या हैं। क्लियर? लेकिन आप इस बैकग्राउंड को दिमाग पर लेकर जाएं कि एयर मासेस की शिफ्टिंग से वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र को इंग्लिश में जो है वो फ्रंट कहते हैं। क्लियर? कल मैं इसके बारे में डिटेलिंग में आपसे डिस्कशन करूंगा। चलिए, आई होप आपको क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज पसंद आ रही होगी। डू मेंशन योर कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स को एक एक करके रीड करता हूं। अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लें। आप अपने थॉट्स जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।